हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का छठवां पार्ट। इससे पहले हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा छठवां पार्ट है और छठवां अध्याय भी है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, निर्धनता एवं बेरोजगारी पर। इसकी अवधारणा, प्रकार, भारत में बेरोजगारी को कम करने के उपाय, सापेक्ष एवं निरपेक्ष गरीबी, गरीबी उन्मूलन के उपाय एवं रोजगार सृजन, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट, टाइप, मेजर्स टू कर्टेल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे बेरोजगारी से क्या आशय है। ये 2018, 19, 20 और 22 में पूछा गया। दूसरा प्रश्न है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। ये 12, 13, 15, 17, 18 और 22 में पूछा गया। तीसरा प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण बताइए। चौथा प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए सुझाव दीजिए। छठवां प्रश्न, निर्धनता से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्चक्र को बताइए। सातवां प्रश्न है, गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है। आठवां प्रश्न है, सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को बताइए। नौवां प्रश्न है, बेरोजगारी के दुष्परिणामों को बताइए। 10वां प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में रोजगार की स्थिति पर चर्चा कीजिए। और 12वां प्रश्न है, सापेक्ष एवं निरपेक्ष निर्धनता से क्या अर्थ है। तो ये 12 प्रश्न इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे और इसके आंसर को हमने किस प्रकार से नोट किया है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेरोजगारी का अर्थ, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने की पूर्ण क्षमता व योग्यता रखता हो तथा कार्य करने का इच्छुक भी हो, किंतु उसे कोई कार्य न मिले, तो यह बेरोजगारी कहलाती है। कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने की क्षमता भी हो, उसके अंदर योग्यता भी रखता हो और काम करने का इच्छुक भी हो, लेकिन अगर उसे कोई काम नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वो बेरोजगार है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उसके अंदर क्षमता है लेकिन काम करने का इच्छुक नहीं है, तो फिर हम नहीं कहेंगे कि वो बेरोजगार है। वो काम करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, इच्छा भी रखता है कि हम काम करेंगे, लेकिन अगर उसे काम नहीं मिलता है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बेरोजगारी की समस्या अधिक होती है। भारत में कुल बेरोजगारी का 80% केवल ग्रामीण बेरोजगार है। कुल बेरोजगारी अगर भारत में देखी जाए तो उसमें 80% केवल ग्रामीण में ही मिलते हैं, क्योंकि शहरी में औद्योगिकरण ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बहुत कम बेरोजगार लोग मिलते हैं, लेकिन गांव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार, कितने प्रकार के बेरोजगार होते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, एक ग्रामीण बेरोजगारी और एक शहरी बेरोजगारी। तो ग्रामीण बेरोजगारी में, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी मुख्य रूप से 3 रूपों में दिखाई देती है। पहला, मौसमी बेरोजगारी। जब व्यक्ति को वर्ष में कुछ दिन काम मिलता है और कुछ दिन नहीं मिलता है, अर्थात मौसम के अनुसार उनको काम मिलता है, तो इसे हम कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। ऐसा अक्सर किसानों में देखा जाता है, एक मौसम में उनको काम मिलता है, फिर एक मौसम ऐसा आता है जब उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा होता है अदृश्य बेरोजगारी, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं कि उन्हें कार्य करने से हटा भी दें तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति में अदृश्य बेरोजगारी इसको हम कहते हैं। जैसे किसी कार्य में कई व्यक्ति लगे हुए हैं, उसमें से अगर कुछ को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि हमें दिखाई तो देता है कि ये लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। अगला है अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में एक अन्य प्रकार की बेरोजगारी भी पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्प रोजगार।
इसके अंतर्गत उन श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिन्हें अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। जिन्हें अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसे हम कहते हैं अल्प रोजगार। जैसे मान लीजिए कोई बहुत पढ़ा लिखा है और कोई बड़ा काम करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसे उसके हिसाब से काम नहीं मिलता, कोई छोटा मोटा काम थमा दिया जाता है जिसमें इनकम भी कम है और उसका मन भी नहीं, लेकिन एक मजबूरी के वश उसे करना पड़ता है, तो इसे हम कहेंगे अल्प रोजगार। अब दूसरा टाइप हम देखते हैं शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी दो प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षित बेरोजगारी। इस बेरोजगारी में वे व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जिन्हें विशेष माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है, ट्रेंड हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो इसे हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। दूसरा होता है औद्योगिक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी भी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में कार्यशील जनसंख्या तथा शहरीकरण में वृद्धि हो रही है। अब हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं। पहला सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में जो बहुत तीव्र वृद्धि हो रही, सबसे मुख्य कारण यही है। भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही कारण है कि भारत में श्रम शक्ति निरंतर बढ़ रही है और उतना श्रम लोगों को मिल नहीं पा रहा है, जिसने बेरोजगारी को जन्म दिया है। दूसरा, मंद आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की दर भी भारत देश में बहुत धीमी गति से हो रही है, लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो रही है। इस कारण से भी भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा है नियोजन में दोष। भारत में बेरोजगारी की समस्याओं का निदान करने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया जा रहा है, कोई ठोस योजना भी नहीं चलाई जा रही है। एक ये भी कारण है बेरोजगारी का। चौथा है पूंजीगत परियोजनाओं पर जोर। भारत की पूंजी गहन परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया, जिसके कारण विनियोग की मात्रा में तो वृद्धि हुई, किंतु उसके अनुरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। पांचवा कारण है कृषि का यंत्रीकरण एवं एक फसली स्वरूप। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में भी यंत्रीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है। अनेक कार्य मशीनों से ही किए जा रहे हैं, जिससे श्रमिक खाली बैठे हुए हैं। और दूसरा है कि कृषि में एक फसल पैदा होने के कारण कृषक लगभग 7 या 8 महीने बेरोजगार ही रहते हैं। छठवां कारण है प्राकृतिक आपदाएं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। साथ ही साथ अन्य प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कभी कभी बाढ़ आ जाता है, सूखा एवं अन्य आपदाएं भी घेरे रहती हैं, जिसके कारण कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है और बेरोजगारी भी बढ़ती है। अगला कारण है कुटीर एवं अल्प उद्योगों का विकास। ब्रिटिश शासन की नीति में कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन हो गया था, जिसके कारण इन उद्योगों में संलग्न व्यक्तियों को कृषि पर निर्भर रहना पड़ा या बेरोजगार होना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में अनेक प्रयास तो किए गए, लेकिन जो प्रयास भी हुए हैं वो बहुत धीमी गति से हुए हैं, जिसके कारण बेरोजगारी में लगातार वृद्धि होती गई। अब हम देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो भारत में बेरोजगारी दूर करने के निम्न उपाय हैं। पहला है जनशक्ति नियोजन। किसी देश के लिए मानव पूंजी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अतः इसका पूर्ण सदुपयोग हमें करना चाहिए। जनशक्ति के नियोजन के अभाव में कुछ प्रशिक्षित श्रमिक को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो कहीं विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षित श्रमिक उद्योगों को नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जनशक्ति नियोजन आवश्यक है, क्योंकि जहाँ जिस उद्योग में जितने कुशल श्रमिक हमको चाहिए, तो उतने ही कुशल श्रमिक वहाँ पर लाने चाहिए। अगर कम कुशल होंगे तो उस कंपनी का उत्पादन उतना सुचारू रूप से नहीं होगा। इसे कहते हैं जनशक्ति नियोजन। दूसरा उपाय है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, तभी पूर्ति दर को कम किया जा सकता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए ये एक दीर्घकालीन उपाय है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पर अगर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो भी बेरोजगारी की काफ़ी समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय है कि भूमि सुधारों के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना बहुत जरूरी है। कृषि जोतों की सीमाबंदी एवं भूमि की चकबंदी, इन सब का भी शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना चाहिए
और हम देखते हैं कि बहुत सारी ज़मीन एक बंजर के रूप में पड़ी हुई है, तो उसकी भी साफ़ सफाई करके अगर हम कृषि योग्य बनाते हैं तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। चौथा है बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन। भारत में श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिए बहुफसली कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्नत बीज, सिंचाई, खाद आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। पांचवा है ग्रामीण औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में यातायात, बैंक एवं विद्युत आपूर्ति आदि सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण लोग भी खुद आत्मनिर्भर बन सकें। छठवां है उपाय रोजगार उन्मुख नियोजन। रोजगार उन्मुख नियोजन देश में नियोजन करते समय रोजगार सृजन को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। इस संबंध में जो नीतियां इस दिशा में बाधक दिखाई देती हैं उन्हें शीघ्र हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नियोजन, कोई भी योजना यदि हम लेकर आते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम रोजगार सृजन की बात करें। अगली हेडिंग है शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के सुझाव। शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के सुझाव। जब शिक्षित व्यक्तियों को अपनी योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिलता तो वह बेरोजगार कहलाता है, और इसे ही हम शिक्षित बेरोजगारी भी कहते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए हम निम्न सुझाव दे सकते हैं। पहला, व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्ययनों पर जोर देना। हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है ये केवल सैद्धांतिक है, केवल रटाती है और डिग्री देती है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हटाकर हमें व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। इसके लिए कई शिक्षण संस्थान खोले गए, जैसे ITI, IIT, पॉलीटेक्निक, FDI, FDDI, अनेक ऐसे प्रशिक्षण वाले और व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हमें ऐसे ही व्यावसायिक एवं टेक्निकल एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, जिससे बच्चे खुद समर्थ हो सकें और अपना रोजगार खुद चूज कर सकें। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार। देश में प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए, जिसमें शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाएं, जिससे कि उसे अपना रोजगार तलाश करने में आसानी हो। यदि वो ट्रेंड रहेगा और उसके अंदर योग्यता रहेगी तो अपना रोजगार खोज लेगा। तीसरा है सशक्त शिक्षा। शिक्षा को सशक्त किया जाना चाहिए, अर्थात लापरवाह या न पढ़ने वाले छात्रों को किसी भी कीमत में उत्तीर्ण नहीं करना चाहिए। इससे ये होगा कि वो फेल हो जाएगा तो कम से कम रोजगार के क्षेत्र में कंपटीशन कम हो जाएगा और हमें जो कर्मचारी मिलेंगे वो बिल्कुल योग्यताधारी मिलेंगे, वो ट्रेंड मिलेंगे। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है या पढ़ने में लापरवाह है तो उसे झूठी डिग्री नहीं देनी चाहिए, उसे फेल कर देना चाहिए। इससे भी क्या होगा, शिक्षित बेरोजगारी कम होगी। चौथा पॉइंट है रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न करना। रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करना भी जरूरी है। व्यवसाय एवं उद्योग में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न करने चाहिए। पांचवा पॉइंट है शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता। अशिक्षित व्यक्तियों की उपेक्षा, हमें शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। अगला है जनशक्ति नियोजन। किसी देश के लिए मानव पूंजी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसका हमें पूर्ण सदुपयोग भी करना चाहिए। जनशक्ति नियोजन के अभाव में कुछ प्रशिक्षित श्रमिक को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो कहीं विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षित श्रमिक उद्योगों को नहीं मिल पाते हैं। तो ये अव्यवस्था को दूर करना जनशक्ति नियोजन है। अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बेरोजगारी को दूर करने में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण बहुत अधिक आवश्यक है, तभी पूर्ति दर को हम लोग कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग। उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग। देश में स्थापित उद्योगों की उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। अगली हेडिंग है निर्धनता, पावर्टी। निर्धनता को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पावर्टी। तो निर्धनता क्या होता है इसको समझते हैं। भारत में गरीबी की परिभाषा पौष्टिक आहार के आधार पर दी गई है। भारत में जो गरीबी की परिभाषा दी गई है ये पौष्टिक आहार के आधार पर दी गई है। योजना आयोग के अनुसार किसी व्यक्ति को गांव में
यदि 2400 कैलोरी और शहर में यदि 2100 कैलोरी प्रतिदिन की ऊर्जा का भोजन नहीं मिल पाता है तो हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अर्थात गांव में यदि 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी का ऊर्जा का भोजन अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो हम ये मानते हैं कि वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है, अर्थात उसे हम निर्धन मानेंगे। अगली हेडिंग है निर्धनता का दुष्चक्र, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धनता के दुष्चक्र में फंसी हुई है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है और इस अर्थव्यवस्था में फंसकर और अधिक कमज़ोर हो जाए तो ये निर्धनता का दुष्चक्र ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कभी गरीब होता है, उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, फिर भी समाज की कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ रूढ़िवाद हैं जिसे उसे निभाना पड़ता है, इसलिए कि ताकि समाज के लोग हमें कुछ कहें ना, हमारी हंसी न उड़ाएं। इसलिए ना होते हुए भी वो खर्च करता है, चाहे उसे लोन ही लेना पड़े। जैसे शादी विवाह मुंडन में कई लोगों को निमंत्रण देना, गाजे बाजे बजवाना और अनेक सारे कार्यक्रम करना, उसमें यदि वो नहीं करता है तो भी वो ये समझता है कि लोग फिर हमें क्या कहेंगे। तो ये सब रूढ़िवादियों को हमें तोड़ना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि इन सब से बचें और जितना आवश्यक है बस उतना ही करें। तो इन सब को काट कर हम उसकी निर्धनता को दूर कर सकते हैं। निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने का उपाय, पहला, सर्वप्रथम देशवासियों को बचत करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, जो अनुत्पादक व्यय हैं, अर्थात ऐसे व्यय जिसमें कोई उत्पादन नहीं होना है, जैसे विवाह मुंडन तथा भोज, इन सब पर हमें नियंत्रण लगाना चाहिए। तीसरा, देश का आर्थिक विकास निवेश पर निर्भर करता है, अतः निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा पॉइंट है बाज़ारों का विकास करना चाहिए। पाँचवा, गाँवों पर विशेष बल दें, क्योंकि गांव के लोग काफ़ी पिछड़े होते हैं तो उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और छठवां, कृषि को उन्नतशील बनाना चाहिए। उन्नतशील बीज खाद इन सब पर सब्सिडी देकर किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग है गरीबी रेखा, पावर्टी लाइन। तो इसको हमने अभी बताया है निर्धनता की परिभाषा में कि अगर गांव में किसी व्यक्ति को 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं शहर में किसी व्यक्ति को 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा का भोजन प्रतिदिन प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। 1999-2000 में देश में 26.1% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। अब हम देखते हैं सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम है ग्रामीण रोजगार की शीघ्रगामी योजना। यह योजना 1970 में लगाई गई और इसका उद्देश्य ये था कि जनता में बढ़ते शेष को दूर करना तथा अविलंब राहत पहुंचाना है। इस योजना में 1000 व्यक्तियों को वर्ष में 10 महीने काम देने का प्रावधान भी बनाया गया, जिससे गांव के परिवारों से कम एक सदस्य को रोजगार मिल सकता है। इस योजना में सुविधाओं की वृद्धि के लिए ऐतिहासिक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कृषकों को तुरंत काम मिलने का अवसर मिल सके। दूसरा योजना चलाया गया था ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस नियम को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करना, भूमि संरक्षण, बाढ़ को रोकना आदि भिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। तीसरा है सूखा उन्मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम। सरकार ने इस कार्यक्रम को 1970-71 में देश के 54 जिले में चुना, जिनमें सूखा पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण श्रमिकों की बेरोजगारी को हल करने के लिए यह कार्य शुरू किया गया और यह कार्यक्रम सूखे से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए काफ़ी सहायक हुआ। लगभग 13 करोड़ लोगों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ तथा 1989 से 99 में इस पर 90 करोड़ रुपए का खर्च भी आया था। चौथा है कार्य के लिए अनाज कार्यक्रम। कार्य के बदले अनाज का कार्यक्रम चलाया गया था। ये 1980 में चलाया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अपनाया गया है। इस कार्य के अंतर्गत
श्रमिकों को नगद मजदूरी न देकर उसके बदले क्या देते हैं, अनाज। इससे अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारों का उपयोग तथा वृत्ति सुविधाओं का भी प्रसार होता है। 5वां कार्यक्रम था भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1983 को हुआ था। इसका आरंभ 15 अगस्त 1983 को हुआ था। इसमें अर्ध बेरोजगारी निवारण, उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण तथा जीवन के स्तर को सुधारने के व्यापक उद्देश्य के विषय में बताया गया है। ये 100% केंद्रीय वित्त पोषित है। अगला कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम संक्षेप में IRDP भी कहते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आय अर्जित करने तथा स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करना है। इन कार्यक्रमों में सरकार द्वारा अनुदान तथा वित्तीय व्यवस्थाओं द्वारा ऋण के माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की मदद की जाती है। यह योजना मुख्यतः 11,000 रुपये वार्षिक से कम आय वर्ग के लोगों के लिए लाया गया था। अगली हेडिंग है बेरोजगारी के दुष्परिणाम। बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इसको देखते हैं। इविल इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं। पहली चीज़ तो हम जानते हैं कि बेरोजगारी गरीबी का ही एक पर्यायवाची शब्द है। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का उत्पन्न होना। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, आर्थिक उत्पादन क्षमता का ह्रास होता है। चौथा, आर्थिक विकास की गति का धीमा हो जाना। आर्थिक विकास की गति भी धीमी हो जाती है। पाँचवा, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी हो जाती है। छठवां, सामाजिक प्रेम भाव का वातावरण नष्ट हो जाता है। सातवां, अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे चोरी, डकैती, शराब, जुआ, बेईमानी, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। और व्यक्ति के रहन सहन का स्तर सामाजिक व नैतिक स्तर से गिर जाता है तथा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट भी आ जाती है। अगले हेडिंग पे फिर हम चर्चा कर लेते हैं अदृश्य बेरोजगारी, जिसे हम कहते हैं डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें श्रमिक पूरे समय तक काम करते रहते हैं, लेकिन उनका अधिकांश समय अनुत्पादक कार्यों में ही व्यतीत होता है। इस तरह की बेरोजगारी कृषि में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह बेरोजगारी भारत में अधिकांशतः देखी जाती है। कृषि कार्य में लगे लोगों का समय का एक ही हिस्सा उपयोग हो पाता है, बाकी का व्यर्थ चला जाता है। अब हम देखते हैं भारत में रोजगार की स्थिति। भारत में रोजगार की क्या स्थिति है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8 थी, जबकि 2020-21 में यह गिरकर 4.2 पर आ गई। इसका मतलब है कि इस अवधि में जितने भी लोग रोजगार ढूंढ रहे थे, उनमें से सिर्फ 4.2% को रोजगार नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया था। एक आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा प्रदेश में है, जो है 37.3%, जम्मू कश्मीर में 32.8%, राजस्थान में 31.4%, झारखंड में 17.3% लोग बेरोजगार हैं। अगली हेडिंग हम समझते हैं सापेक्ष एवं निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से तात्पर्य विभिन्न वर्ग के लोगों में प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश राज्य वर्ग का जीवन स्तर दूसरे देश राज्य वर्ग से नीचे पाया जाता है, वे सापेक्षिक रूप से निर्धन माने जाते हैं। निरपेक्ष निर्धनता से अर्थ किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप से है। तो इस प्रकार ये हमारा 6वां अध्याय समाप्त होता है और इस अध्याय में हमने अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेरोजगारी, भारत की बेरोजगारी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इसके बाद हम उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।